ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। और ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसका मतलब कि वायर मैक्सिमम लोड इतना कैरी कर सकता है। सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे ये जो आपका सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से इधर का जो भी रीजन है, ये रीजन कौन सा रीजन है, ये प्लास्टिक रीजन है। ये मेरे प्यारे बच्चों, गूगल आपको दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनने का रास्ता आपकी शिक्षा और आपके अंदर के संस्कार ही दिखा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। मैं आपका अपना नंदू भैया आज आपके लिए जो हमारी सीरीज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर चल रही है, इसमें चैप्टर हम लोग सॉलिड कर रहे हैं और इस सॉलिड चैप्टर में हम लोग यंग्स मॉडुलस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ मेटेलिक वायर। किसी भी मेटेलिक वायर में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व किस तरीके से बिहेव करता है, फिर हम उस पर दिल और दिमाग के साथ क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। और उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, नोट डाउन भी करना है और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना है। तो फिर जल्दी से चली जा, आई स्टार्ट करी जा, दिल और दिमाग दोनों के साथ में रखे के बेटे, तो जल्दी से चली जा। तो चलिए जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। किसी भी मेटेलिक वायर के लिए अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ करना है तो किस हिसाब से उसका कर्व ड्रॉ होगा और उसमें जो पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं सभी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब यह है कि जैसे आपने कोई भी एक वायर लिया, आपने कोई भी एक मटेरियल का वायर लिया, यहां पर आपने ये वायर लिया, समझना सही से। अब आपने क्या किया, इसके लोअर एंड से यहां पर आपने एक वेट अटैच कर दिया, लोअर एंड पर आपने एक क्या किया, वेट अटैच कर दिया। यहां से आपने एक वेट अटैच कर दिया जिसकी वैल्यू आपने m रखी। अब जैसे जैसे आप इस वेट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वायर के अंदर एक्सटेंशन इंक्रीज होगा। फिर आप क्या करेंगे, वेट को जीरो कर देंगे। तो जैसे ही आप वेट को जीरो करेंगे वायर फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। फिर आप पहले के कंपैरिजन में वेट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, फिर देखेंगे एक्सटेंशन कितना आया, फिर आप वेट को रिमूव करेंगे, फिर से एक्सटेंशन वापस चला जाएगा। ये कब तक वापस जाएगा और कब वापस नहीं जाएगा, ये इस तरीके का जो बिहेवियर है कि डिफरेंट स्ट्रेस लगाएंगे और डिफरेंट जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और जब स्ट्रेस को जीरो कर दे रहे हैं तो स्ट्रेन में क्या चेंज आ रहा है, ये जो सारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास अगर एक मेटेलिक वायर है तो आप उस पर डिफरेंट स्ट्रेस लगाएंगे, तो डिफरेंट स्ट्रेस की वजह से जो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। फिर हम स्ट्रेस को अगर जीरो कर देते हैं तो क्या स्ट्रेन जीरो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर हो रहा है तो कब तक वो जीरो हो रहा है, ये सारा का सारा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको देखते हैं। देखो मैंने इसमें क्या किया है, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को लिया है और एक्स एक्सिस पर मैंने स्ट्रेन को लिया है। यहां हमारा स्ट्रेस हो गया, ये जो है आपका ये स्ट्रेस हो जाएगा और ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा। ये जैसे आपका स्ट्रेस हो गया और ये आपका क्या है, स्ट्रेन है। अब बच्चों मेरे समझो सही से, जरा बहुत सही से समझना। अब देखो अगर मैं O से, ये पॉइंट O है, ऑरिजिन है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस भी जीरो और स्ट्रेन भी जीरो। अभी हमने कोई लोड नहीं लगा रखा है, कोई वायर के अंदर एक्सटेंशन नहीं हुआ है। अब आप देख रहे हैं O से लेकर A तक, ये जो पॉइंट है आपका A, O से लेकर A तक आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। भाई ये ग्राफ जो है इस तरीके से चल रहा है ना, ये वाई एक्सिस में भी जा रहा है और एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और लीनियर जा रहा है, इसका मतलब इक्वल रेशियो में जा रहा है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। यहां पर कंप्लीट हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। आप लोगों ने जो हुक्स लॉ पढ़ा है वो हुक्स लॉ कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ कैसे फॉलो हो रहा है भाई, हुक्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी वायर पर अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो O से लेकर A तक, O से लेकर A तक क्या हो रहा है, कंप्लीटली हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है।
अब आप देखिए जरा, ए के बाद ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट आपका बी है, बी पॉइंट पर क्या है? बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट को बताता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ कि यहां तक जो स्ट्रेस है, अगर आप स्ट्रेस को जीरो करेंगे तो स्ट्रेन जो है वापस जीरो हो जाएगा। अगर आप यहां तक, ये बी आपका इलास्टिक लिमिट है, यहां पर अगर आप स्ट्रेस को जीरो करते हैं तो स्ट्रेन आपका फिर से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम बी को क्या बोल रहे हैं? बी को हम इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं। इसी तरीके से अब देखो, समझो जरा, ये जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है, सी पॉइंट जो है हमारा, ये सी पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट हो जाएगा। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है कि इसके बाद वायर के अंदर प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। वायर जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो अगर आप यहां पर कोई भी स्ट्रेस को जीरो करते हैं, जैसे सी पॉइंट पर चला गया यील्ड पॉइंट पर, और यील्ड पॉइंट पर जाने के बाद आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया, तो जब आपने स्ट्रेस जीरो किया तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। जब आप वापस लेकर आएंगे ना, तो वापस लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ इसमें परमानेंट सेट, जैसे अगर आप वापस लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें परमानेंट सेट देखने को मिलेगा। जैसे ये ओ डैश है तो इसके अंदर परमानेंट चेंज देखने को मिल गया। परमानेंट चेंज का मतलब वायर के अंदर परमानेंट एक्सटेंशन हो गया, प्लास्टिक रीजन में चला गया आफ्टर द यील्ड लिमिट। बात समझ में आ रही है? तो यील्ड लिमिट क्या बताता है? वायर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने लगी, अब इलास्टिक रीजन से वो प्लास्टिक रीजन में जाने लगा। अब सी के बाद क्या है? आप फिर से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो डी है आपका, ये डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वायर जितना लोड कैरी कर सकता है, वायर जो है जितना लोड कैरी कर सकता है, उसको मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह रहा हूं। मतलब वायर जो है अब वीक होने लगेगा, वायर के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आने लगेंगे, और इस तरीके से अगर आप फिर से स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर जाकर वायर जो है वो ब्रेक कर जाएगा, तो ये फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है। और इस पॉइंट पर जो फोर्स होता है वो ब्रेकिंग फोर्स होता है, और ब्रेकिंग का बाद जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस क्या बोला जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपने एक्सप्लेन देखा यहां पर, कि अगर हम किसी भी वायर को अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिप्रेजेंट करें, तो ओ से लेकर ए तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हुक्स लॉ को। इसका मतलब अगर इसमें स्ट्रेस जीरो होगा तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बी जो पॉइंट है, वो बी पॉइंट कौन सा है? इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी पॉइंट है, अगर आप बी पॉइंट तक स्ट्रेस को जीरो करते हैं तो स्ट्रेन फिर से वापस जीरो हो जाएगा, और वायर के अंदर पूरी तरीके से इलास्टिसिटी बनी रहेगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बी पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? सी पॉइंट पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो सी पॉइंट यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट वो होता है जिसके बाद प्लास्टिसिटी रीजन स्टार्ट हो जाता है, वायर के अंदर एक परमानेंट चेंज देखने को मिलता है। तो अगर आप यील्ड पॉइंट अगर वायर का क्रॉस हो गया है और आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, वायर के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट सेट जरूर मिलेगा। इसी तरीके से फिर से अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस, तो ये जो डी पॉइंट होगा आपका, ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डी पॉइंट आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। इसका मतलब वायर जो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता था वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ चल रही है विदाउट ब्रेकिंग। अब आपने डी से ज्यादा कर दिया अगर स्ट्रेस, तो उस केस में वायर जो वो फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब फ्रैक्चर की कंडीशन में आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो यहां पर स्ट्रेस डेवलप होगा, दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वायर का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है उसको समझ सकते हैं। अगर आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने में क्या हो जाएगा? आपने क्या किया, ये आपने यहां पर स्ट्रेस लिया, आपने यहां पर स्ट्रेस लिया, और यहां पर ये स्ट्रेन आ गया। ठीक है मेरे बच्चों। और इस तरीके से अगर आप इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये जो कर्व है ये इस हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो अब समझो जरा, इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें जरा, तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे बच्चों, ये ओ से लेकर ए तक, ये जो ओ से ए जो है, इसमें हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। इसमें हुक्स लॉ कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, हुक्स लॉ। ठीक है। इसके बाद ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपके इलास्टिक लिमिट को बता रहा है। ये जो बी पॉइंट है, ये बी आपके इलास्टिक लिमिट को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी पर अगर आप स्ट्रेस को जीरो कर देंगे तो स्ट्रेन जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट किसको बता रहा है? ये सी पॉइंट यील्ड पॉइंट को बता रहा है। ये जो सी पॉइंट है ये यील्ड पॉइंट को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे अगर आप स्ट्रेस करते हैं
तो उस केस में क्या होगा, जो वायर के अंदर अगर आप स्ट्रेस को जीरो करते हैं तो ये जो पॉइंट आ रहा है ओ डैश, यहां समझिए जरा, ये जो पॉइंट आ रहा है ओ डैश, ये ओ डैश क्या है, ये परमानेंट सेट है, इसके अंदर परमानेंट एलोंगेशन देखने को मिलेगा, ये जो है ये परमानेंट चेंज देखने को मिलेगा। अब सी से आगे अगर आप जाते हैं तो ये जो पॉइंट है डी, ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, वायर जितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है। और इसके बाद ये जो पॉइंट है आपका, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। और ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसका मतलब कि वायर मैक्सिमम लोड इतना कैरी कर सकता है। सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे ये जो आपका सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से इधर का जो भी रीजन है, ये रीजन कौन सा रीजन है, ये प्लास्टिक रीजन है। ये सारा का सारा रीजन कैसा है, ये सारा का सारा रीजन प्लास्टिक रीजन है। सारा का सारा जो रीजन बनेगा ये प्लास्टिक रीजन बनेगा, प्लास्टिक। और इससे पहले का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका, इसमें अगर वायर है तो ये किस में आ जाएगा, ये सब इलास्टिसिटी में आ जाएगा। तो आपको देखना है, कुछ वायर ऐसे होते हैं जो लार्ज प्लास्टिसिटी शो करते हैं, कुछ वायर ऐसे होते हैं जो लो प्लास्टिसिटी शो करते हैं। तो इसी के बिहाफ पर अब हम लोग मटेरियल को डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि किस हिसाब से ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है हमें मटेरियल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है किस हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। देखिए, अगर मैं मटेरियल को क्लासीफाई करूं तो मटेरियल जो है मेरे वो यहां पर एक तो डक्टाइल में और एक ब्रिटिल में, दो कैटेगरी में मैंने यहां पर ब्रेक कर दिए, और भी मैं आगे बताऊंगा आपको, बट फिलहाल मैं इन दो मटेरियल के बारे में बताना चाहता हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहाफ पर। तो ये जो हमारे डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल हमारे वो होते हैं जिनमें हम लोग लार्ज एक्सटेंशन कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन इसमें क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है। और जो इनका फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट इनका बहुत ज्यादा वाइड होता है, मतलब ये जल्दी टूटते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, गोल्ड को आप बहुत ज्यादा खींच सकते हो, सिल्वर को आप बहुत ज्यादा खींच सकते हो, एल्यूमिनियम को आप बहुत ज्यादा खींच सकते हो। तो इसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत आगे तक आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रिटिल की, तो ब्रिटिल में जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं देखूं तो ये सभी मेरे जो एग्जांपल्स हैं, ये सभी एग्जांपल्स मेरे ब्रिटिल के हो जाएंगे। जैसे इसमें मैंने ग्लास यूज किया हुआ है, ब्रिक्स यूज किया हुआ है, मैंने बॉटल यूज की हुई है, मैंने ग्लास की, ये सब क्या है, ब्रिटिल है। ये जल्दी टूट जाते हैं ना, थोड़ा सा भी आपने स्ट्रेस लगाया तो ये जल्दी टूट जाएंगे। तो जो ब्रिटिल होता है, आप देखो यहां पर समझने की कोशिश करो ग्राफ में, ये जो ब्रिटिल है, ब्रिटिल का जो फ्रैक्चर पॉइंट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट क्या आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है ब्रिटिल के लिए। लेकिन जो डक्टाइल है, डक्टाइल का देखो इधर क्या आ रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट यहां आ रहा है, मतलब डक्टाइल में फ्रैक्चर पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डक्टाइल को मैं ज्यादा खींच सकता हूं, जो डक्टाइल है इसको मैं खींच सकता हूं। तो अरे भाई यही तो रीजन है यार, गोल्ड वगैरह को बहुत ज्यादा पतला कर दिया जाता है, कॉपर के बहुत पतले पतले वायर बना दिए जाते हैं, नहीं तो वो तो टूट जाता। अगर आप कॉपर को पतला वायर नहीं बना पाते, जैसे कि अगर वो डक्टाइल नहीं होता तो वो तो अगर टूट जाता तो उस केस में आप उसको पतला बनाते, नहीं बना पाते ना। ग्लास का क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि ग्लास का ब्रिटिल पॉइंट मतलब फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, बहुत जल्दी है, तो इसीलिए ग्लास जो है वो टूट जा रहा है। तो एडवांटेज ये है हमारे पास कि जो डक्टाइल होता है, डक्टाइल को मैं लार्ज फ्रैक्चर पॉइंट तक लेकर जा सकता हूं, लेकिन जो ब्रिटिल होगा, ब्रिटिल को आप लार्ज प्लास्टिक रेंज में नहीं लेकर जा सकते, ब्रिटिल जल्दी टूट जाते हैं। एग्जाम्पल से मैंने दिखाया हुआ है, यहां पर हमारे जो है ये डक्टाइल हो जाएंगे, इसी तरीके से ये भी डक्टाइल है। ठीक है, बहुत चीजें सिंपल हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो बिल्कुल क्लियर है तो चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमने समझा था अभी, इस कर्व में अगर आप देखें जरा, तो ये जो कर्व था इसमें जो सारा रीजन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओ से ए तक क्या हो सकता है, बी तक क्या हो सकता है, तो इसी के बिहाफ पर मैं मटेरियल को क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो ये आपका एक हो गया डक्टाइल और एक हो गया ब्रिटिल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ये कर्व भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूं कि जो ब्रिटिल होगा हमारा बच्चों, ब्रिटिल के लिए हम लोग किस हिसाब से बनाएंगे। तो जो ब्रिटिल होगा हमारा, देखो ब्रिटिल के लिए जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो जल्दी आ जाएगा। जैसे ये हमने स्ट्रेस लिया और ये हमने स्ट्रेन लिया, किसके लिए कर रहे हैं अभी हम लोग, ब्रिटिल के लिए कर रहे हैं। तो ब्रिटिल के लिए ये ऐसे बहुत जल्दी टूट गया ना। और अगर मैं यही डक्टाइल के लिए बनाऊं, डक्टाइल के लिए, तो अगर मैं डक्टाइल के लिए बनाऊंगा, ये इस तरीके से जा सकता है डक्टाइल। तो जो डक्टाइल है वो बहुत आगे तक जा सकता है,
लेकिन ब्रिटल का जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो है, अगर हम बात करें मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसको मैलिएबिलिटी का मतलब उसको कैसे आसानी से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है अगर आप किसी मटेरियल को बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं मैलिएबल बोलते हैं। अब ये आता कैसे समझो जरा। अगर हम मैलिएबिलिटी को समझे तो अगर आप सॉलिड पर कंप्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, बार बार उसको कंप्रेस कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जैसे आप इस पर क्या कर रहे हो, ये कौन सा फोर्स है, ये आपका फोर्स जो ये कंप्रेशन फोर्स है, बार बार इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो होता क्या है कि ये अपनी इलास्टिक लिमिट को क्या कर देता है, इलास्टिक लिमिट को खो जाता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। आप समझो यहां जो फोर्स का नेचर है वो कंप्रेसिबल है, तो बार बार कंप्रेसिबल फोर्स लगा रहे हो, वायर या मटेरियल बार बार इनिशियल स्टेज में आ जा रहा है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद वो अपनी इलास्टिक लिमिट को खो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने दिखाया हुआ भी है, यहां पर क्या हो गया, ये अपनी इलास्टिक लिमिट को खो गया। तो यहां पर जब ये अपनी इलास्टिक लिमिट को खो जाएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये यील्ड पॉइंट आएगा और इसको हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट, क्रशिंग पॉइंट। क्रशिंग पॉइंट होता है, समझने की कोशिश करिए, ये तब आता है जब आप कंप्रेसिबल फोर्स लगाते हैं, और जब ये क्रशिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो आप किसी भी इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये क्रशिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो ये मैलिएबल हो गया, और जब ये मैलिएबल हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थिन शीट में बना सकते हैं, पतले पतले इसके जो है मतलब प्लेट बना सकते हैं। तो जैसे ये गोल्ड का बिस्किट है, गोल्ड का बिस्किट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गोल्ड का बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले इसको मैलिएबल स्टेज में लेकर आना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से जैसे ये आयरन है, आयरन को आपको मैलिएबल बनाने के लिए पहले आपको क्रशिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, मतलब इतना कंप्रेसिबल फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए। ठीक है मेरे बच्चों, चीजें समझ में आ रही होंगी ना, चीजों को सही से समझने की कोशिश करिए, चीजें बहुत आसान है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम लोग। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, देखिए इलास्टोमर्स को भी अगर हम समझने की कोशिश करें जरा, जैसे ये है कि आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, तो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो अगर कोई वायर लार्ज रेंज ऑफ एक्सटेंशन दिखा रहा है, लार्ज रेंज ऑफ एक्सटेंशन जिसको हम खींच सकते हैं बहुत आगे तक, तो उस केस में वो जो मटेरियल होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, वो इलास्टोमर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है, जैसे इसमें मैंने मेंशन भी किया, देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्लास्टिक रेंज है वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा। जैसे अगर आप बात करें ये रबड़ है, जो टायर्स होते हैं, ये सब क्या आएंगे आपके इलास्टोमर्स में बनेंगे, मतलब इसमें लार्ज रेंज ऑफ क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है ना, इनका जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है इनका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो है इसकी बहुत कम होती है। कैसे हो गई भाई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम, यार बताना जरा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम कैसे हो गई। y क्या होता है, y जो होता है आपका, अगर मैं y की बात करूं तो y इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अब आप अपने आप देखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तो इलास्टोमर्स जो हैं अगर मैं इनको लार्ज रेंज तक एक्सटेंड करा सकता हूं, डेल्टा एल इनका बहुत हाई होता है तो y क्या हो जाएगा, इनका लो हो जाएगा। तो इलास्टोमर्स वो होते हैं जिसमें एक्सटेंशन बहुत ज्यादा किया जा सकता है, तो इसीलिए इनकी इलास्टिसिटी जो है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है। एग्जांपल्स इनके ये जो रबर्स हैं ये सब क्या हैं आपके, ये इलास्टोमर्स हैं। ये सब समझ में आना चाहिए। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो आप देख रहे हैं ग्राफ किस हिसाब से आ रहा है, लार्ज एक्सटेंशन शो कर रहा है ये। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब, जैसे हम लोगों ने ये सब देखा, इलास्टोमर्स देखा हमने, और हमने मैलिएबिलिटी देखी, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा हमने, और इसी के बिहाफ पर हमने ब्रिटिल और डक्टाइल को ब्रेक किया। तो कुछ ग्राफ के जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लेवल पर, उन क्वेश्चनों को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजें बहुत आसान है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ये मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलता हूं कि फिजिक्स में सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं किया, फिजिक्स नहीं आएगी समझ में। फिजिक्स को समझने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप बार बार आप चीजों को देखिए, और बार अगर कोई मन में डाउट क्रिएट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप बोलिए। लेकिन अगर आप डाउट को इग्नोर करेंगे तो फिजिक्स आपको इग्नोर कर देगी, ध्यान रखना।
अगर आपने इग्नोर किया, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इग्नोर किया, फिजिक्स आपको इग्नोर करने लगेगी। फिर वही प्रॉब्लम जो बच्चों की होती है कि समझ में नहीं आ रहा है, अरे प्रॉब्लम ये है ना कि समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि अगर आपके मन में कोई डाउट आया और वो डाउट आपने क्लियर नहीं किया, तो जब वो आगे यूज होगा वो कॉन्सेप्ट, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि मन में अगर कोई भी डाउट आए तो तुरंत आपको पूछना चाहिए। यही पढ़ाई का सबसे बेस्ट लॉ होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तुरंत हमें अपने टीचर से पूछना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम कोई भी छोटी नहीं होती है और प्रॉब्लम कोई भी बड़ी नहीं होती है, ये अपने लेवल पर डिपेंड करता है। मान लो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको चीज़ें कोई बहुत जल्दी से समझ में आ गई, तो ठीक है भाई तेरे लिए आसान है ये। लेकिन बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, जो कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, उसको नहीं आ रहा है समझ में, तो वो पूछे ना, उसको तो पूछने का पूरा राइट है ना। तो वो ये क्यों सोच रहा है कि यार उसको भी समझ में आ रहा है तो मेरे को भी आ जा रहा है। सब अपना इंडिविजुअल पढ़ते हैं, तो जब सब अपना इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो सबके जो डाउट्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। तो प्रॉब्लम किसी के लिए भी छोटी नहीं होती है, प्रॉब्लम किसी के लिए भी बड़ी नहीं होती है। अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरे को A4 एप्पल लिखना नहीं आता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम का लेवल अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं और क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो हम यही डाउट मन में रखते हैं कि यार ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है लेकिन इसको आ रही है, तो हो सकता है कि मेरे अंदर ही कमी हो। अरे किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती है मेरे भाई। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आपको भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया स्ट्रेस और स्ट्रेन का किसी भी एक मेटेलिक वायर के लिए। अब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ग्राफ पर। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 में करेंगे। यहां पर हम ओनली कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एकेडमिक लेवल में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जरा जल्दी से। इसमें क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फॉलोइंग आर द ग्राफ ऑफ इलास्टिक मटेरियल विच वन कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट ऑफ द ब्रिटिल मटेरियल। जैसा कि हम लोगों ने जब ग्राफ पढ़ा था और उसके बाद जब मटेरियल को क्लासिफाई किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिल मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें हमारा प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है, मतलब मटेरियल बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो अगर मैं तीनों ग्राफ को देखूं तो ये जो मेरा ग्राफ है इसमें मेरा ब्रेकिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ रहा है और यहां पर प्लास्टिक रेंज मेरा बहुत कम है। तो मैं ग्राफ 1 को जो है वो ब्रिटिल बोलूंगा। ठीक है, ब्रिटिल मटेरियल का ग्राफ है मेरा 1। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर मैं ग्राफ 2 और ग्राफ 3 को देखूं तो ग्राफ 2 में थोड़ा सा प्लास्टिक रेंज ज्यादा है और ग्राफ 3 जो है इसमें तो एक्सटेंशन लेवल हाई है। तो कहने का मतलब जो 1 है, 1 का प्लास्टिक रेंज बहुत कम है, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिटिल हो जाएगा। बहुत सिंपल रहा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ किसके बीच में है, हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इस वायर के ऊपर हमने लोड लगाया, डिफरेंट लोड लगाया, जिस लोड को मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरीके से जो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻6 है मेरे बच्चों। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आपको इसका यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ग्राफ किस किस के बीच में है, ग्राफ डेल्टा एल दैट इज एक्सटेंशन, और इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर क्या है, डब्ल्यू, जो वेट आपने लगाया वायर पर जिसकी वजह से उसके अंदर खिंचाव आ रहा है। तो आपको यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए जरा, जब आप वेट आप 20 कंसीडर करेंगे तो एक्सटेंशन कितना है 1, और यहां पर 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4। जब आपने लोड लिया 40, समझे जरा सही से, तो उस टाइम पर एक्सटेंशन हो गया 2 × 10⁻⁻4। जब आपने लोड लिया 60 तो एक्सटेंशन हो गया 3 × 10⁻⁻4 मीटर। इस तरीके से आप रीडिंग्स को देख सकते हैं। सो फाइनली अगर मैं इसमें देखूं तो जब मैंने लोड लिया, कितना लोड मैं इसमें कितना कंसीडर करता हूं 20 न्यूटन, तो एक्सटेंशन कितना आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है 1 × 10⁻⁻4 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल चल रहा है ये। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1 मीटर, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहां पर बोला भी गया है 1 मीटर है यहां पर। अब हमें जब यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, y = फोर्स अपॉन एरिया इंटू
ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, यही फॉर्मूला होता है भाई। तो देखिए फोर्स की जगह मैं यहां पर क्या रखूंगा, वेट अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो देखो समझो जरा जल्दी से, यहां पर y इक्वल टू W कितना रखेंगे आप, 20 रखेंगे और L कितना है 1 और एरिया कितना है 10 टू दी पावर -6, एक्सटेंशन कितना आया 1 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि 20 लोड पर 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 है। आप इसको सॉल्व करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर है आपका, ये आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल रहा, किस हिसाब से आप इसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते थे। ये अलग अलग लोड पर अलग अलग एक्सटेंशन दे रखा था, वहीं से हमने रीडिंग उठाई और रीडिंग उठाकर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी ग्राफ से है और बहुत सिंपल है ये भी। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, इसमें आपको y एक्सिस पर स्ट्रेस दे रखा है और x एक्सिस पर स्ट्रेन दे रखा है। देखो इधर जरा, अगर मैं बात करूं इसमें मेरे बच्चों, y एक्सिस पर स्ट्रेस है, तो ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस में इन्होंने 10 टू दी पावर 6 की मल्टीप्लाई कर रखी है। इसका मतलब जो भी डाटा आएगा उसमें मैं 10 टू दी पावर 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 50 इंटू 10 टू दी पावर 6, 100 इंटू 10 टू दी पावर 6, 150 इंटू 10 टू दी पावर 6, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, ये स्ट्रेस है और यहां पर क्या है, ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस और अगर स्ट्रेन में मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपको क्या बताना है, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है और यहां से यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है इस मटेरियल की। अरे भाई, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे तो यंग्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे यार, पहले आप इसका जरा स्लोप निकालना जरा। अगर ये थीटा है तो थीटा है तो स्लोप कैसे निकलेगा, m इक्वल टू tan थीटा। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बताया है कि स्लोप कैसे निकाला जाता है मेरे बच्चों। तो m इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर इस कंडीशन में y एक्सिस पर स्ट्रेस है और x एक्सिस पर स्ट्रेन है, तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ज्यादा होगा और इसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस y। तो अगर मैं देखूं इसमें यंग्स मॉडुलस मेरे को कैलकुलेट करना है, तो यंग्स मॉडुलस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यंग्स मॉडुलस इसके स्लोप से कैलकुलेट किया जाएगा। कहीं पर कोई सा भी डाटा ले लीजिए, जब आप स्ट्रेस कितना ले रहे हैं 150, तो स्ट्रेन कितना है 0.002, 150 इंटू 10 टू द पावर 6 भी करेंगे। तो इसमें देखिए जरा क्या हो जाएगा, अगर यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है मेरे बच्चों, स्ट्रेस कितना लिया मैंने 150 इंटू 10 टू द पावर 6, तो स्ट्रेन कितना लूंगा भाई मैं 0.002। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल रहा ये, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस दे रखा था, स्ट्रेन दे रखा था, आपको सिंपल यहां से रेशियो निकालना था। अब देखिए इसमें बोला गया है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। अरे भाई, यील्ड स्ट्रेंथ कौन सी होती है, जिसके बाद वो प्लास्टिसिटी में जाने लगता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कर्व को देखूं तो ये जो 300 है स्ट्रेस के लिए, तो ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ में चला जाएगा और ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन में क्या आ जाएगा 0.004। तो जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, अगर आप स्ट्रेस के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसमें 300 इंटू 10 टू दी पावर 6, तो 300 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगी यील्ड स्ट्रेंथ में। स्ट्रेस जो हो जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन कितना आएगा मेरे बच्चों, तो स्ट्रेन आ जाएगा इसमें 0.004। बहुत सिंपल है यार, आप चीजों को देखो कितना सिंपल है। ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं, आपने जो ग्राफ पढ़ा उसी पर सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं ये। चलिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, जरा इसको समझने की कोशिश करो जरा। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है जो हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए ड्रॉ किया था, ठीक है। इसमें मैंने डिफरेंट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे और ये सभी पॉइंट्स आपको पता भी हैं कि कौन सा पॉइंट क्या बोला जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अप टू विच पॉइंट ऑफ द कर्व इज हुक्स लॉ ओबेड, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अरे भैया, आपको इस ग्राफ में देखकर यह बताना है कि किस पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखें सही से तो O से लेकर A तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में O2A क्या हो रहा है, हुक्स लॉ कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, हुक्स लॉ कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। इस तरीके से अगर देखें तो विच पॉइंट ऑन द कर्व कॉरस्पॉन्ड टू द इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट ऑफ द वायर।
यार इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट होता है जिस पर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो वायर फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। और यील्ड पॉइंट वो होता है जिसके बाद वो प्लास्टिसिटी में जाने लगता है। तो देखिए अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी से अगर आगे चलेंगे आप तो ये आपके यील्ड पॉइंट को भी बता रहा है। तो बी से नीचे तो आपका इलास्टिक लिमिट हो गया और बी के अबव क्या हो जाएगा, ये यील्ड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें तीसरे क्वेश्चन में, इंडिकेट द इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो भैया आपको इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम बात करें इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन में, तो देखिए भाई बी से पहले ये जो है आपका जब तक वो इलास्टिक लिमिट में था ये इलास्टिक रीजन है, ए से बी तक, मतलब ये पूरा ओ ए बी इलास्टिक रीजन में। और जब बी से आगे चल रहा है कर्व तो बी से लेकर डी तक ये रीजन कौन सा है भैया, ये रीजन आपका प्लास्टिक रीजन है, ये रीजन आपका प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आसानी से बोल सकते हैं, बहुत सिंपल रहा, प्लास्टिक रीजन में चला गया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, व्हाट चेंज हैपन व्हेन द वायर इज लोडेड अप टू स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट सी ऑन द कर्व एंड देन अनलोडेड ग्रेजुअली। भैया हमने सी पॉइंट तक लोडेड किया, मतलब कंटिन्यू लोड इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हमने सी पर जाकर अनलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा भैया, होना यह है कि वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है, यील्ड पॉइंट में आ चुका है वो। तो इस तरीके से वायर के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो ओ डैश है, ओ डैश जो है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इस वायर के अंदर। वायर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करिए जरा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें देखो लास्ट में क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टू वायर ऑफ मटेरियल ए एंड बी शोन इन द फिगर। भैया देखो आपको क्या दे रखा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दे रखा है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में दो मटेरियल के लिए दे रखा है, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। आपको पता है कि डक्टाइल कौन सा होता है, ब्रिटिल कौन सा होता है। डक्टाइल वो होता है जिसमें लार्ज प्लास्टिक रेंज होता है, और ब्रिटिल हमारा वो होता है जिसमें प्लास्टिक रेंज कम होता है। तो अगर मैं डक्टाइल की बात करूं तो ए जो होगा, ए आपका डक्टाइल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में जिसका स्लोप ज्यादा आएगा, जिसका स्लोप ज्यादा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा आएगा। तो स्लोप किसका ज्यादा आ रहा है, स्लोप इसमें ए का ज्यादा आ रहा है, और बी का स्लोप क्या है, कम है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा होता है, जिसमें लार्ज प्लास्टिक रेंज होता है, जिसको मैं लार्ज एक्सटेंड तक खींच सकता हूं। तो ये जो वायर मेरा ए है इसमें लार्ज एक्सटेंशन शो हो रहा है, तो इस तरीके से ये जो वायर होगा मेरा ये आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। तो बहुत सिंपल रहे ये क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को ग्राफ से मैंने आपको बताया, बाकी तो क्वेश्चन का कभी भी लेवल जो है कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं ग्राफ पर भी प्रैक्टिस के लिए। तो उसको हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 में करेंगे। हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, फिर उस कर्व के यहाँ पर मटेरियल को डिफ्रेंशिएट किया, फिर हम लोगों ने जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। इस तरीके से अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा बल्क मॉडुलस जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, बाय बाय।